फ्रेंड्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की वर्कशीट 56। ये वर्कशीट सामाजिक विज्ञान नहीं, ये अर्थशास्त्र की होगी। आप यहाँ अर्थशास्त्र लिख लेंगे। ये सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र की वर्कशीट है, क्योंकि इस वर्कशीट में हम लोग मुद्रा एवं साख के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम मुद्रा एवं साख के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा तो आप जानते हैं, सरकार के द्वारा जो कानूनन चलन में होता है लेन देन के लिए, जो रुपए हैं भारत में, जैसे रुपए हैं तो इसको हम लोग मुद्रा बोलते हैं। और साख का मतलब ऋण होता है। ऋण जो लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औपचारिक या अनौपचारिक स्रोत से लेते हैं। तो हमने पहले भी जाना है कि औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत क्या हैं, लेकिन इस वर्कशीट को करने से पहले थोड़ा सा आप जान लें। अनौपचारिक और औपचारिक स्रोत पर थोड़ा अगर प्रकाश डाल लेंगे तो यह वर्कशीट समझ में आ जाएगी। औपचारिक स्रोत का मतलब ये होता है, जैसे बैंक वगैरह हो गए या फिर कोई भी औपचारिक संगठन, ओके, जिसमें नियमानुकूल कोई काम होता है और वह सरकार की देखरेख में चलता है या रिजर्व बैंक के देखरेख में चलता है, तो ये सभी औपचारिक संगठन कहलाएंगे। और अनौपचारिक स्रोत वह कहलाएंगे ऋण के, साख के अनौपचारिक स्रोत। जैसे हमारे यहाँ महाजन होते हैं कर्ज देने वाले, या फिर गांव में कोई पड़ोसी से ले लेता है, अपने रिश्तेदारों से ले लेता है, तो ये सभी अनौपचारिक स्रोत कहलाते हैं। तो इस तरह से हम मुद्रा एवं साख के बारे में आज 3 से 5 अंक वाले दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर करेंगे। और इस वर्कशीट में आपको सिर्फ प्रश्न उत्तर ही करने हैं। यहाँ 8 प्रश्न दिए गए हैं और अंत में एक 9वां प्रश्न है, और 9वां प्रश्न 4 अंक का है। तो 8 प्रश्नों के उत्तर हम अलग अलग लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस प्रश्न को ही, जो कि स्रोत आधारित प्रश्न है, इसके अनुच्छेद पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर ही सबसे पहले दे देते हैं, और उसके बाद अंत में उन 8 प्रश्नों के उत्तर भी हम लिख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। कितने रुपए का कर्ज लिया? 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है। मतलब 1 लाख रुपए का 12,000 रुपया लगेगा, तो 5 लाख का 60,000 इसका वार्षिक हो गया। और ऐसे अगर महीने में जोड़ें तो 1% महीना हो गया। और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मतलब ब्याज के साथ इस पूरे पैसे को 10 साल में लौटाया जाना है। इसकी ऋण अदायगी का जो समय है यह 10 साल का है। और उसके बाद मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक शब्द आपने पढ़ा होगा, ऋण आधार। ऋण आधार का मतलब ये होता है जिस आधार पर उसको ऋण दिया जाता है। तो यहाँ उसका ऋण आधार हो गया नौकरी एवं वेतन संबंधी रिकॉर्ड, ये कागजात हो गए। और बैंक नए घर के सभी कागज ऋण आधार के रूप में रख लेता है, और बैंक घर के कागज भी ऋण आधार के रूप में रख लेता है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। और ये बैंक तब तक रखेगा जब तक कि मेघा ब्याज समेत ये पैसा कर्ज लौटा नहीं देती है। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं। अब मेघा के आवास ऋण के निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो उसके घर के लिए जो ऋण लिया है, तो उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हमें लिखना है। तो ऋण राशि कितनी थी? तो ऋण राशि थी 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए ऋण राशि थी। ओके। उसके बाद समर्थक ऋणाधार क्या था? तो समर्थक ऋणाधार आपने क्या देखा है? नौकरी के कागजात थे, नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड और घर के कागजात। नौकरी, वेतन और घर के कागज। ओके। उसके बाद अदायगी का स्वरूप क्या था? तो मासिक किस्त में देना था। मासिक किस्त
10 वर्षों तक। ओके, उसके बाद है आवश्यक कागजात क्या होंगे। तो इसके लिए आवश्यक कागजात आप जानते हैं, किसी भी बैंक में सबसे पहले आधार कार्ड तो मस्ट हो गया है, आधार तो आपको देना ही है। आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड, फिर फोटो देने होते हैं इत्यादि। सैलरी स्लिप भी देनी होती है, तो आपका समर्थक ऋण आधार में ही हो गया। तो ये आपके 9वें प्रश्न का, जो कि स्रोत आधारित प्रश्न है, ये 4 अंक का प्रश्न है, इसका उत्तर हमने दे दिया। अब नेक्स्ट है यहाँ ये 8 प्रश्न, तो इन 8 प्रश्नों के उत्तर हम एक एक कर अलग से लिख लेते हैं। चलिए, यहाँ पहला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के सभी बैंकों की निगरानी करता है। यह भारत सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करता है, भारत सरकार को मौद्रिक नीति के संदर्भ में अपनी राय प्रदान करता है। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि अनौपचारिक क्षेत्र की ऋण गतिविधियों को कम किए जाने की आवश्यकता है। उचित तर्कों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब अनौपचारिक क्षेत्र जो ऋण लेते देते हैं, इसको कम करना है, तो इसका क्या कारण है, क्यों कम करना चाहिए, इसके लिए तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर है, अनौपचारिक क्षेत्र की ऋण गतिविधियों को कम किए जाने की आवश्यकता निम्न कारणों से है। पहला, अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण महंगे होते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में ब्याज अधिक देना पड़ता है। इस क्षेत्र में से ऋण लेने पर ऋण धारक का शोषण अधिक होता है। ये कारण है जिसकी वजह से इनको बंद कर दिया जाना चाहिए। और प्रश्न 3 है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, संगठन महत्वपूर्ण क्यों है। इसका उत्तर है, स्वयं सहायता समूह संगठन गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराता है। यह समूह गरीबों को बैंक से बिना गारंटी के ऋण प्राप्त करने में सहायता करता है। तीसरा, समूह से जुड़े लोगों को समय पर ऋण अदायगी करवाने की भी व्यवस्था ऋण धारक के आय को बढ़ाकर करवाता है। जो लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़े होते हैं, तो वो कोई ना कोई काम जरूर करते हैं। पूरा समूह मिलकर अपनी आय को बढ़ाने के लिए कुछ काम करता है, और सारे समूह का ध्यान रहता है कि समूह के किस सदस्य ने कितना ऋण लिया है और उस ऋण को कैसे वापस करवाना है। तो इस तरह से उनके ऋण की अदायगी भी हो जाती है। और प्रश्न 4 है, भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही क्यों निर्भर है। इसका उत्तर है, भारत की अधिकांश जनता अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है। दूसरा, उनके पास औपचारिक स्रोतों से ऋण लेने के लिए समर्थक ऋण आधार नहीं है। तीसरा, बैंक में ऋण देने के लिए बहुत सारी औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है, जो गरीब लोग नहीं कर पाते। और चौथा पॉइंट है, औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेने में अधिक समय लगता है। 5वां पॉइंट है, औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेने की जानकारी की कमी। तो ये कुछ बातें हैं जिससे कि लोग अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर हैं। और प्रश्न 5 है, साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए किस प्रकार भिन्न भिन्न हो सकती है। तो इसका उत्तर है, साख की शर्तें मतलब ऋण लेते समय रखी गई शर्त होती है, जिसमें ब्याज की दर, ऋण लौटाने की अवधि, समर्थन ऋण आधार तथा अन्य कागजी दस्तावेज होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का समर्थन ऋण आधार अलग अलग होता है, इसलिए साख की शर्तें भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती हैं। और प्रश्न 6 है, मुद्रा के आधुनिक प्रकारों ने हमारे जीवन को किस प्रकार सरल किया है। तो इसका उत्तर है, मुद्रा के आधुनिक प्रकार से अब लेन देन करना सुरक्षित हो गया है। इससे समय की बर्बादी नहीं होती है, तुरंत लेन देन हो जाता है। इधर बटन क्लिक किए और उनके पास पैसा पहुंचा। मुद्रा के आधुनिक लेन देन के कारण लेने और देने वाले दोनों के पास लेन देन का साक्ष्य उपस्थित होता है, इसलिए मुद्रा सुरक्षित रहती है। आप जो बैंक ट्रांसफ़र करते हैं या फिर गूगल पे से करते हैं, पेटीएम से करते हैं, तो इसमें साक्ष्य होता है आपने किसको पैसा दिया, किसने आपसे पैसा लिया, तो इससे पैसा सुरक्षित रहता है। कोई मुकर नहीं सकता है कि मैंने आपसे पैसा नहीं लिया है। और प्रश्न 7 है, सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई। इसी प्रकार अपने आसपास या संबंधियों के जीवन में साख की सकारात्मक भूमिका के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ उत्तर है
कि मेरे अंकल ने बैंक से ऋण लेकर कपड़े का व्यापार शुरू किया। अब उनका व्यापार काफ़ी प्रगति पर है। उन्होंने ऋण लौटा भी दिया और उनके पास अच्छी खासी पूंजी भी इकट्ठी हो गई। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। और दूसरा, मेरे दोस्त के पिताजी ने ऋण लेकर मकान बनवाया और आज वह सुखी हैं और मकान के किराए से उनकी आमदनी भी अच्छी आ रही है। उन्होंने ऋण की अदायगी भी कर दी है। फिर 8वां प्रश्न है, साख से आप क्या समझते हैं? साख किस प्रकार संपत्ति एवं ऋण जाल दोनों की भूमिका निभा सकता है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, साख का अर्थ है ऋण, जिसमें ऋणदाता कर्जदार को ऋण देता है जो कर्जदार द्वारा भविष्य में वापस लौटाने के वायदे पर आधारित होता है। साख अगर कम जोखिम वाले और अधिक लाभ वाले काम के लिए लिया जाए तो यह संपत्ति बन सकता है। जैसे कि हम सलीम का उदाहरण दे सकते हैं। सलीम जो कि आपके पाठ में आया है, आप उसको अपने किताब में देख लेंगे। यदि साख अधिक जोखिम वाले काम के लिए लिया गया है या उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो यह ऋण जाल की भूमिका भी निभा सकता है, जिसका उदाहरण हम सपना का दे सकते हैं। सपना जो किताब में है, किसान है, आप उसका जिक्र कर सकते हैं। तो इस तरह से एक साख जिससे कि फायदा भी हो सकता है और एक साख जिससे कि घाटा भी हो सकता है। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और इसमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर थे और सारे के सारे प्रश्न उत्तर जो थे इम्पॉर्टेंट थे। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद होने चाहिए और अच्छे ढंग से लिखने भी आने चाहिए। तो आपकी वर्कशीट पूरी हुई और आपने पूरी वर्कशीट भी देखी, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।